स्वागत है आपका अपने चैनल यूथ स्टडी सेंटर में। आज हम पोषण एक बहुत महत्वपूर्ण जीव विज्ञान का टॉपिक है जिसको हम लेकर आए हैं और ये लगभग कंपटीशन की सभी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पोषण के अंतर्गत क्या आता है तो अभी मैं सबका चर्चा करूंगा। बाद में मैंने लगभग 30 एमसीक्यू भी डिस्कस करूंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो पहले फैक्ट देखेंगे, उसके बाद हम जो है एमसीक्यू देखेंगे। तो चलते हैं आज के सेशन का आगाज करते हैं। हो चुका आगाज रण युग बदलने की तैयारी और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। छात्रों चलते हैं आज के सेशन का आगाज करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि पोषण उन सभी क्रियाओं का योग है जो भोजन के अंतर्ग्रहण, पाचन, पचे हुए अवशोषण, अपचित भोजन के बहिष्कृत संबंधित है। पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपोषण, एक होता है परपोषण। स्वपोषण मतलब जो भोजन स्वयं बनाते हो, स्वपोषी से पौधे, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनाज, बोलवाक्स या एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं, वो सभी एक पोषी होते हैं। परपोषी क्या होते हैं, जो भोजन दूसरे पर निर्भर करते हैं, वो सभी क्या होते हैं, परपोषी या मृतोपजीवी होते हैं। कीटाहारी भी क्या है, ये मृतोपजीवी होती है। भोजन क्या है तो भोजन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। भोजन एक पोषक पदार्थ है जो जीव द्वारा वृद्धि, कार्य, मरम्मत तथा जीवन की क्रियाओं को संचालन हेतु ग्रहण किया जाता है या विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है जिसकी मात्रा या अवयव भिन्न भिन्न हो सकते हैं। चलते हैं देख लेते हैं इसमें किसकी किसकी बात होगी। पोषक तत्व की बात होगी, कार्बोहाइड्रेट की बात होगी, वसा की बात होगी, प्रोटीन की बात होगी, खनिज लवण की बात होगी, जिसमें प्रोटीन का वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ और विटामिन का इसके बाद एक स्पेशल वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। चलते हैं देखते हैं आज के सेशन को। भोजन के अवयव, मुख्य अवयव कौन कौन से, तो भोजन के कितने अवयव होते हैं, 7 होते हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट, जिसे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से हमें क्या मिलता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। लेकिन सबसे अधिक ऊर्जा हमको किससे जरूरत होती है, तो कार्बोहाइड्रेट से जरूरत होती है। विटामिन से हमें किसी भी प्रकार की कोई ऊर्जा नहीं मिलती, लेकिन हमारे शरीर में उपापचय या रोगों की रक्षा करने में विटामिन बहुत बड़ा सहायक अंग है। फिर खनिज लवण की बात करेंगे, फिर जल तथा मोटा चारा फैट पाउडर या रुझास की बात करेंगे। चलते हैं तो ये 7 अवयव, भोजन के कुल कितने अवयव हैं तो बताएंगे 7। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल तथा मोटा चारा। तो आज इन सभी की चर्चा करेंगे। इनमें से विटामिन मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात होती है। तो कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना है। इसका सूत्र क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का सूत्र होता है C6H12O6 होता है। देखिए इसमें कहा गया CHO का अनुपात कितना होता है, तो आप 6:12:6 लिखेंगे, तो आप 6 दुनिया 12 इसे काटिए तो 1:2:1 आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका सूत्र भी आपके सामने लिखा गया है CnH2O के होल n, जहां पर n कार्बन की परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। चलते हैं, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए मुख्य ऊर्जा का स्रोत क्या है, ये इंस्टेंट एनर्जी। जब मुख्य ऊर्जा का स्रोत तो है कार्बोहाइड्रेट, लेकिन हमको तुरंत ऊर्जा की जरूरत हो तो क्या लेना जरूरी है, तो ग्लूकोज हमारे लिए तुरंत, यानी इंस्टेंट एनर्जी कौन देता है, तो ग्लूकोज देता है। ग्लूकोज क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है। और किस अपक्रिया द्वारा हमको ये ऊर्जा देता है, तो ऑक्सीकरण अपक्रिया, ऑक्सीकरण के पश्चात हमको ऊर्जा देता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं कितना ऊर्जा हमको मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। भोजन की कुल ऊर्जा के लगभग 60 से 80% हमको किससे मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। की हमारे शरीर के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट आवश्यकता है। हमारे शरीर का 1% भाग कार्बोहाइड्रेट बनाता है, 1%, ज़्यादा नहीं, 1% भाग। प्रोटीन 15% भाग प्रोटीन का होता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा उसके प्रकार, एक होता है मोनोसैकेराइड, होता है डाइसैकेराइड, एक होता है पॉलीसैकेराइड। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। मोनोसैकेराइड क्या है, सरल शर्करा है। सरल शर्करा मतलब जिसको हमारे शरीर को पचाने में बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं, आसानी से पच जाते हैं, वो हो जाते हैं सरल शर्करा। जैसे ग्लूकोज तुरंत पच जाते हैं, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया और गैलेक्टोज हो गया। गैलेक्टोज किसमें मिलता है, तो ये ग्लूकोज का ही एक फॉर्म है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज को यानी फल की शर्करा बोलते हैं। फा से फ्रक्टोज, फा से फल की शर्करा। लेकिन एक अपवाद के तौर पर, अपवाद क्या कर सकते हैं, आप जानते हैं कि जितनी मधुमक्खियाँ होती हैं, शहद में भी क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज ही पाया जाता है। और मधुमक्खियाँ फल, फ्रूट या फूल ही तो खाती हैं, तो फल की शर्करा और किस में पाई जाती है, तो क्या बताएंगे, फ्रक्टोज में पाई जाती है। फल शर्करा किसे बोलते हैं, फा से फ्रक्टोज, फा से फल की शर्करा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। डाइसैकेराइड कौन सा है, तो सुक्रोज यानी चीनी का सूत्र कभी पूछा था, C12H22 और वो 11, इसको आपको याद कर लेना। सुक्रोज या चीनी का सूत्र क्या होता है, C12H22 वो 11 होता है। माल्टोज और लैक्टोज को क्या बोलते हैं, दुग्ध शर्करा को लैक्टोज बोला जाता है। चलते दूध को दही में कौन परिवर्तित करता है, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु करता है। चलते पॉलीसैकेराइड, दो मोनोसैकेराइड जब मिलते हैं तो क्या बनता है, डाइसैकेराइड। जबकि नेक्स्ट देख लेते हैं, ये बहुत ही मोनोसैकेराइड इकाइयों के ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ने से, जैसे सेलुलोज, स्टार्च,
ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन जंतु के यकृत में कहाँ पर, ग्लाइकोजन कहाँ जमा होता है, जंतु के यकृत में। काइटिन आर्थ्रोपोडस का कवच या कवक का जो है बाहरी परत किसका बना होता है, तो बताएंगे पॉलीसैकेराइड या काइटिन का बना होता है। तो सेलुलोज मानव सामान्यतः नहीं पचा पाता क्योंकि ये क्या है, पॉलीसैकेराइड। हम देखो सेलुलोज पचा ही नहीं सकते हैं। स्टार्च भी थोड़ा बहुत पता है, स्टार्च इसमें पाया जाता है, आलू में पाया जाता है, चावल की माड़ में पाया जाता है। और ग्लाइकोजन कहाँ जमा होता है, तो आप बताएंगे जंतु के यकृत यानी लीवर में जमा होता है। और यकृत में यूरिया का निर्माण या से यकृत आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है, तो आप बताएंगे यकृत में, या से यकृत या से यूरिया। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, 46% होता है। इसको आप नोट करते चले। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं चर्चा कर रहा हूँ, तो ये सभी कंपटीशन के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। भारत में भोजन में कार्बोहाइड्रेट किस किस चीज़ में मिलता है भोजन, तो देख लेते हैं। सेलुलोज या पौधों की कोशिका में क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है। कपास व कागज शुद्ध सेलुलोज के बने होते हैं। ग्लूकोज या पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज होते हैं। पॉलीमर ऑफ या ग्लूकोज के बहुलक को क्या बोला जाता है, तो सेलुलोज ही बोला जाता है। तो पूछा जाए कि सेलुलोज क्या है, तो ग्लूकोज का कई प्रकार के ग्लूकोज मिलते हैं, तो क्या बनता है, तो सेलुलोज बनता है। ये क्वेश्चन आप नोट करके चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप गलत कर देंगे कि इससे बना तो आप पेड़ ही डाले, तो पेड़ में कैसे, किसके, ग्लूकोज के बहुलक से बना। कई प्रकार के जब ग्लूकोज मिलते हैं तो क्या कहलाता है, सेलुलोज कहलाता है। पशुओं जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि में सेलुलोज का पाचन होता है, परंतु मनुष्य इसका पाचन नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें सेलुलोज का पाचन कौन नहीं कर सकता, तो मनुष्य सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं शर्करा यानी शुगर की बात कर लेते हैं। क्या मीठा और क्रिस्टलीय सफेद जल में घुलनशील पदार्थ है। देखिए मीठा, अब चीनी क्या है, जल में घुलनशील है, फलों में पाया, और ये फलों में भी पाया जाता है। जैसे मीठे फल हैं, इनमें सब में क्या पाया जाता है, शर्करा पाया जाता है। शर्करा एक प्रकार का, शक्कर से आप शर्करा आती है, मीठे होते हैं। ग्लूकोज शर्करा के अतिरिक्त यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में तथा शरीर के अन्य भागों में वसा के रूप में संग्रहित रहती है। कौन, ये पूछा ग्लाइकोजन कहाँ पर संग्रहित रहती है, तो आप बताएंगे कि यकृत में। ये ग्लाइकोजन का ही रूप क्या है, वसा है। चलते हैं, यकृत में ग्लाइकोजन रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित कर। ग्लाइकोजन का कार्य क्या है, तो रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, तो आप बताएंगे ग्लाइकोजन। चलते हैं, स्टार्च देख लेते हैं। स्टार्च का एक बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि कैप्सूल का खोल किसका बना होता है, तो स्टार्च या मंड का ही बना होता है। स्टार्च पादप कोशिकाओं का एक संग्रहित पदार्थ है। रासायनिक रूप से यह एमाइलोपेक्टिन का मिश्रण है। किसके मिश्रण से बनता है, तो बताएंगे एमाइलेज तथा एमाइलोपेक्टिन दोनों को मिला लिया जाए क्या बनता है, स्टार्च बनता है, जिनका अनुपात कितना है, 1:4। ये याद कर लीजिए कि एमाइलेज तथा एमाइलोपेक्टिन किस अनुपात में मिले होते हैं, तो 1:4 के अनुपात में। जबकि कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का 1:2:1 के अनुपात में बने होते हैं। जबकि प्रोटीन कैसे बनता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन से मिलकर बनता है। और नाइट्रोजन की मात्रा किसमें होता है, प्रोटीन में कितना होता है, तो 16% होता है। तन एचसीएल द्वारा ग्लूकोज को अपघटित करने में सहायक कौन सा है, तो आप बताएंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl होता है। सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है, तो बताएंगे HCl ही क्या है, सबसे प्रबल अम्ल है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत जान लेते हैं, कौन कौन से स्रोत हैं, तो आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट आलू में भी, जिनके मधुमेह नामक बीमारी होती है उनको आलू खाने से मना किया जाता है। फल में केला, आम हो गया, अनाज, चावल, गेहूं, मक्का, इन सब में भी क्या, देखो रोटी खाते हैं तो हल्का मीठा लगता है, नहीं, चावल भी हल्का मीठा, मक्का भी। शर्करा कौन कौन से, शहद, गन्ना, चुकंदर, जैम, रोटी, दूध आदि में भी क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट की अत्यधिक मात्रा लेने से, बहुत ज़्यादा हमको कार्बोहाइड्रेट लेने भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, पाचन तंत्र संबंधित बीमारी हो जाएगी आपको। तो अत्य सब चीज़ का बुरा है, तो किसी चीज़ को हमें बैलेंस वे में लेना चाहिए, ना कि हमको बहुत ज़्यादा लेना चाहिए। कोई भी चीज़ जो भी हमारे लिए आवश्यक है, यदि उसको हम ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो हमारे लिए नुकसान करेगा। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा लेने से बच्चों तथा वयस्कों में मोटापा नामक बीमारी हो जाती है। मोटापा आप देखते बहुत लोग बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, वो क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते तो बहुत ज़्यादा लेकिन करते कुछ नहीं है, तो उन्हीं लोगों को कौन सी बीमारी होती है, मोटापा नामक बीमारी होती है। आज शहरों में इसकी मात्रा बहुत बढ़ती है। मोटापा की बीमारी एक सामान्य बीमारी हो गई है। ये भी एक प्रकार का कुपोषण है, मोटापा भी एक प्रकार का कुपोषण है। चलते हैं, वसा वसीय अम्ल या गिल्सराल से बना यौगिक। वसा किससे बना है, वसीय अम्ल। देखिए वसा का निर्माण किससे हुआ है, वसीय अम्ल तथा गिल्सराल से बना यौगिक है, जो कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, देखिए ये भी CHO का ही यौगिक है। तो वसा क्या है, आप एक सरल भाषा में कह सकते हैं, तो उत्तर हो जाएगा वसा एक यौगिक है किसका, वसीय अम्ल यानी फैटी एसिड तथा गिल्सरॉल का एक यौगिक है। इनमें अत्यधिक कैलोरी मिलता है। कितने कैलोरी, लगभग 9.1 या 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, किससे, वसा से। सबसे अधिक
किसी में ऊर्जा मिलती है तो बताएंगे वसा में। यह जल में अम्लीय एसीटोन तथा बेंजीन कोलिफिन, देखो किसमें किसमें विलय है, एसीटोन बेंजीन तथा क्लोरोफॉर्म आदि में विलय हो जाता है। एसीटोन का कार्य क्या है, नेल पॉलिश को छुड़ाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप बताएंगे एसीटोन का प्रयोग किया जाता है। जल में अम्लीय कौन होता है, वसा जल में नहीं घुलनशील होता है। आप वसा को मांस से रिलेट करके पढ़िए तो आपको जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा, कीला गड़ जाएगा आपके सिर में। जंतु वसाएं अर्ध ठोस होती हैं जबकि वनस्पति वसाएं तरल रूप में होती हैं तथा तेल कहलाती हैं। जैसे आप देखते हैं कि तेल वगैरह सब क्या है, वनस्पतीय वसा में कहलाती है। तेल जैसे आप जानते हैं डालडा आता है, फिर रिफाइंड ऑयल है, ये सब क्या है, वनस्पति ऑयल है। चलते हैं वसा के स्रोत कौन कौन से हैं, तो घी, मक्खन, बादाम, पनीर, अंडे, यौक, मांस, सोयाबीन आदि वनस्पति वसा के मुख्य स्रोत है। वसा की अल्पता, यदि वसा की कमी हो जाए तो आप देखते हैं दुबले पतले लोग की जो है त्वचा जो होती है बहुत रूखी होती है। अब जान लेते हैं वसा यानी फैट की कमी से वसा में घुलनशील विटामिनों की कमी हो जाती है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से, KEDA कीड़ा, यदि वसा की कमी हो गई तो KEDA की भी कमी हो जाएगी। चलते हैं वसा की अधिक मात्रा मोटापा का कारण बनती है, इसीलिए हमको वसीय भोजन बहुत अधिक नहीं, यानी तेल वगैरह वाले भोजन नहीं ज़्यादा करने चाहिए। आप देखिए कितनी भयंकर बीमारी हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल के स्तर की वृद्धि होने से कौन सी, हृदय रोग नामक बीमारी हो जाती है। इसीलिए हमको बहुत ज़्यादा वसा युक्त भोजन नहीं करना चाहिए, इससे पाचन संबंधित बीमारियाँ भी बढ़ जाती हैं, जैसे गैस्ट्रिक वगैरह बीमारी भी जो है वसीय खाद्य पदार्थों को लेने से हो जाता है। चलिए प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन का वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, लेकिन तब भी आज जो है पोषण चैप्टर की बात हो रही है तो इसकी चर्चा हम करेंगे। चलते हैं प्रोटीन शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो जे वर्जीलियस ने किया था वर्ष 1930 में। कब किया था, 1930 में। प्रोटीन अमीनो अम्लों का, कितने अमीनो अम्ल, 20 अमीनो अम्लों का बहुलक है। इसमें 10 हमारे लिए आवश्यक है, 10 अनावश्यक होते हैं, 10 हमारे शरीर के अंदर ही बनते हैं। प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से बनी होती है। कुछ मात्रा में इसमें गंधक तथा फास्फोरस और लौह भी पाया जाता है, लेकिन मुख्य घटक कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन ही है। अभी मैंने बात किया है कि प्रोटीन में लगभग कितने प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, तो 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं। चलते हैं प्रोटीन के स्रोत के बारे में जान लेते हैं। प्रोटीन के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। प्रोटीन का मुख्य स्रोत जो है दालें, मछली, अंडा, पत्तीदार सब्जियां, फल, सोयाबीन। सबसे अधिक किसमें पाया जाता है प्रोटीन, तो 42% प्रोटीन किसमें पाया जाता है, तो सोयाबीन, मटर, सेम, पनीर, दही आदि प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं। लेकिन वैसे सामान्यतः याद आएगा तो आपको दाल, मुख्य स्रोत कौन से हैं, दालें हैं। प्रोटीन की कमी से सूखा रोग, यानी इसे सूखा रोग को क्या बोलते हैं, मरासमक और क्वाशियोरकर रोग हो जाता है। चलते हैं इसको याद रखना, सूखा रोग, मरासमक तथा क्वाशियोरकर बीमारी हो जाती है। अब विटामिन की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से करेंगे। आज हम खनिज लवण के बारे में बात कर लेते हैं। खनिज लवण कौन कौन से, धातु, अधातु एवं लवण खनिज लवण कहलाते हैं। धातु, अधातु और के लवण जो है क्या कहलाते हैं, खनिज लवण कहलाते हैं। ये हमारे शरीर में लगभग 4%, खनिज लवण की मात्रा हमारे शरीर में कितने परसेंट होती है, तो 4% होती है। कितने, 4%। जबकि अभी बात किसका किया गया, मात्र जो है कार्बोहाइड्रेट हमारा शरीर में कितने परसेंट पाया जाता है, 1% पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। जबकि प्रोटीन कितना परसेंट पाया जाता है, तो 15% पाया जाता है। चलते हैं खनिज लवण कितने प्रकार के होते हैं, एक बृहद पोषक होता है, एक होता है सूक्ष्म मात्रिक पोषक यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि बृहद मात्रा में जिसकी जरूरत है, सूक्ष्म मात्रा में जरूरत होती है। पहले हम बात कर लेते हैं बृहद मात्रा में किसकी किसकी जरूरत होती है उसकी। देखिए आप जाते हैं बृहद मात्रा में कैल्शियम हमको अच्छे खासे मात्रा में जरूरत होती है। देखिए बृहद पोषक तत्व के बारे में बात करते हैं। बृहद पोषक तत्व कौन से, बृहद पोषक तत्व का तात्पर्य यह है कि जो हमारे शरीर में बहुत अधिक मात्रा में जिसकी जरूरत होती है। आप देखते हैं कैल्शियम, कैल्शियम को हमारे शरीर की, क्योंकि हड्डियां का निर्माण किससे होता है, कैल्शियम, फास्फोरस, कैल्शियम फास्फोरस से हमारी हड्डियों का निर्माण होता है। जबकि पोटेशियम की जरूरत होती है, सल्फर की भी हमारे शरीर में जरूरत होती है, सोडियम, सोडियम को मैसेंजर के नाम से भी जाना जाता है, प्राकृतिक मैसेंजर, क्लोरीन की भी जरूरत होती है, मैग्नीशियम की, ये सभी तत्वों की जरूरत होती है। इंसुलिन बनाने में कौन सा सहायक है, तो बताएंगे मैग्नीशियम सहायक है। मैग्नीशियम धातु कहाँ पर पाई जाती है, तो समुद्र में पाई जाती है। जबकि चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। अब सूक्ष्म मात्रिक यानी कि थोड़ी मात्रा में किस किस की जरूरत होती है, तो सूक्ष्म मात्रा में किसकी जरूरत होती है, तो इसकी चर्चा कर लेते हैं। आयोडीन हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। फ्लोरीन हमारे दांतों, ये दांत फ्लोरीन की अधिकता हो जाती है तो दांत पीले पड़ जाते हैं। यमो हो जाएगा, फेरस हो जाएगा, इन सब की जरूरत होता है। ये गलत लिख गया, यमो और फेरस। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं उनके स्रोत, प्रमुख खनिज लवण तथा उनके स्रोत के बारे में तथा उनके होने वाले रोग के बारे में जान लेते हैं। कैल्शियम, कैल्शियम की कमी से क्या हो जाती है, हत्या
इसका महत्व क्या है? अस्थियों तथा दांतों के निर्माण में, हृदय एवं पेशियों का नियंत्रण, रक्त का थक्का जमने में सहायक है। कौन सा? कैल्शियम। कैल्शियम कौन सी धातु रक्त का थक्का जमने में सहायक है? तो क्या बताएंगे? कैल्शियम। इसका मुख्य स्रोत क्या है? दुग्ध, अंडा, हरी सब्जी और पत्तेदार सब्जियां होती हैं। रोग इसमें कौन सा हो जाता है? इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हृदय गति कंट्रोल में नहीं रहती है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। फास्फोरस किस हमारे शरीर में जरूरत है? कोशिकाओं में ऊर्जा कौन देता है? तो फास्फोरस सहायक है। अस्थियां तथा दांतों का निर्माण भी कह सकते हैं फास्फोरस से होता है। कहाँ? इसका मुख्य स्रोत क्या? अनाज, दाल, अंडा, दूध। शारीरिक कमजोरी, कमजोर दांत एवं अस्थियां कमजोर हो जाती है किसकी कमी से? तो फास्फोरस की कमी से। लोहे की कमी से आप जानते हैं सामान्य बहुत फेमस बीमारी है रुधिर अल्पता या आरक्तता या पांडु रोग किसकी कमी से हो जाता है? तो लोहे की कमी से हो जाता है। कोशिकाओं में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, कोशिकाओं में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान तथा गर्भवती महिलाओं के लिए अति आवश्यक होता है। कौन सा? लोहा। आयरन, गर्भवती महिलाओं में आयरन की कमी हो जाती है, इसलिए गर्भावस्था में आयरन युक्त भोजन ज़्यादा करना चाहिए। चलते हैं देखते हैं इसमें इसका स्रोत क्या है? अनाज है, दाल है, मांस, अंडे व हरी पत्तेदार सब्जियां व केला, सेब है। ठीक है, इसकी में जानना इतना जरूरी है। इससे लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रुधिर अल्पता या रक्त अल्पता नामक बीमारी हो जाती है। मैग्नीशियम के बारे में जान लेते हैं। मैग्नीशियम Mg पेशियां तथा तंत्रिकाओं पर नियंत्रण या कुछ एंजाइमों के लिए आवश्यक है। कौन? मैग्नीशियम। हरी पत्तेदार सब्जियां व अनाज इसके मुख्य स्रोत हैं। पेशियां तथा तंत्रिकाओं के कार्य में कमी आ जाती है, इसे प्राकृतिक मैसेंजर के नाम से भी जाना जाता है। सल्फर क्या है? प्रोटीन निर्माण में सहायक है। देखिए प्रोटीन में मैंने बताया था कि कार्बन, हाइड्रोजन यानी CHO, नाइट्रोजन और सल्फर, ये सब क्या है? प्रोटीन बनाने में सहायक होते हैं। प्रोटीन के घटक है कौन कौन से? तो प्रोटीन निर्माण में सहायक है अनाज, दाल, मेथी। पेशियों तथा तंत्रिकाओं के कार्य में कमी आ जाती है। तांबा, जस्ता तथा कोबाल्ट प्रोटीन एवं एंजाइम के निर्माण में कौन सहायक है? तो तांबा। ये सभी धातु या धातुओं को आपको याद करें कि हमारे शरीर में इन सब की आवश्यकता भी होती है। प्रोटीन तथा एंजाइम का निर्माण करते हैं। अनाज, दाल, मांस, अंडा। भूख न लगना, इन सब की कमी से भूख न लगना, वृद्धि में कमी आ जाती है और रुधिर या रक्त अल्पता नामक बीमारी या पांडु रोग नामक बीमारी हो जाती है। इसीलिए हमको तांबा, जस्ता, कोबाल्ट से संबंधित यानी कि दाल वगैरह हमको बराबर खाते रहना चाहिए। आयोडीन भोजन में की ऑक्सीकरण यानी कौन सहायक है? तो बताएंगे आयोडीन। इसीलिए हमको आयोडीन युक्त नमक ही लेना चाहिए, यानी खड़ा नमक हमको नहीं खाना चाहिए। जो पिसा हुआ टाटा नमक आता है उसी टाइप का नमक है, जिसमें लिखा है आयोडाइज नमक लिखा है, उन्हीं का प्रयोग हमको करना चाहिए। तो इसका स्रोत क्या है? तो मछली, समुद्री नमक या आयोडाइज नमक जो है इसका मुख्य स्रोत है। इसकी कमी से क्या हो जाता है? आयोडीन की कमी से आप बहुत फेमस बीमारी है जिसे बोलते हैं घेघा रोग या असामान्य या मेटाबॉलिज्म हमारा गड़बड़ा जाता है, यानी कि गड़बड़ हो जाता है किसके? आयोडीन की कमी से। क्लोरीन हमारे शरीर में क्यों सहायक है? क्लोरीन एंजाइम, तंत्रिका तथा आमाशय के कार्यों को लिए सहायक है। नमक, अनाज और फल। निर्जलीकरण अत्यधिक कमजोरी हो जाती है। अभी इसके बाद हम लगभग 25 से 30 MCQ करेंगे, तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि अधूरा ज्ञान विष के समान। चलते हैं। सोडियम हमारे शरीर में किस लिए जरूरी? सोडियम और पोटेशियम शरीर के सभी कोशिकाओं को उचित स्थिति में रखने में सहायक है। नमक प्रायः सभी भोजन में यूज करना चाहिए। रक्तदाब में कमी, निर्जलीकरण यानी कि BP जब भी कमी हो तो क्या लेना चाहिए? हमको नमक का प्रयोग करना चाहिए। नमक में हमको सोडियम और पोटेशियम दोनों मिल जाते हैं, इसलिए नमक का प्रयोग BP की कमी हो तो हमको नमक की मात्रा बढ़ा देना चाहिए। और जब ब्लड प्रेशर हाई हो तो हमें नमक की मात्रा कम लेना चाहिए। चलते हैं, अब बात कर लेते हैं जल के बारे में। जल क्या है? एक अकार्बनिक पदार्थ है। कैसे हम जान गए अकार्बनिक पदार्थ है? क्योंकि जल का सूत्र क्या होता है? H2O। H किससे? हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन के अणु तथा 1 ऑक्सीजन के अणु जब मिलते हैं तो क्या बनता है? जल बनता है। वही भारी जल जब कहा जाएगा तो भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O। चलते हैं, एक जल क्या है? एक अकार्बनिक पदार्थ है, इनऑर्गेनिक। जिसमें कार्बन नहीं होता उसे अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं, और जिसमें कार्बन की मात्रा होती है उसे कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितने % होती है? 65 से 70। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो 65 से 70% होती है। या पसीने का वाष्पन द्वारा शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। शरीर का ताप का नियंत्रण कौन करता है? जल ही तो निकलता है, पसीना होता है। तो यह त्वचा का जल का ताप का नियंत्रण कौन करता है? तो हमारा त्वचा जो है ताप का नियंत्रण करता है। ता से त्वचा, ता से ताप। ताप का नियंत्रण हमारा कौन करता है? शरीर का नियंत्रण कौन करता है? तो हमारा कर्ण पल्लू करता है। या पाचन, परिवहन एवं उत्सर्जन में सहायक है। देखिए कई ऐसे पदार्थों का भी पानी के द्वारा परिवहन होता है, जैसे मुख्य स्रोत उपापचयी जल, तरल भोजन एवं पीने का जल। इसकी कमी से निर्जलीकरण हो जाता है। कौन सा? निर्जलीकरण हो जाता है, यानी डिहाइड्रेशन, जिसे डॉक्टर भी गर्मी दिन में, ये बीमारी एक सामान्य बीमारी है, निर्जलीकरण जिसे कहते हैं। तो चलते हैं, पोषक तत्व तथा उससे संबंधित जितने भी पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण संबंधित सभी प्रश्नोत्तरी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए वीडियो को स्किप ना करें। चलते हैं, स्वस्थ दांतों के विकास के लिए कौन सा तत्व या आयन कम मात्रा में
कम मात्रा में आवश्यक है, लेकिन अधिक मात्रा में सेवन करने से दांतों में खराबी आ जाती है। तो उत्तर हो जाएगा फ्लोराइड। फ्लोराइड यदि हम फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा लेने से, यानी फ्लोरीन की मात्रा ज़्यादा लेने से हमको फ्लोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है, इसीलिए हमको फ्लोराइड कम मात्रा में लें। वैसे दांत किसके बने होते हैं? तो कैल्शियम तथा फास्फोरस के बने होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। पोषक तत्वों में दूध किसका खराब स्रोत है? दूध कभी खट्टा लगता है आपको? तो क्या नहीं पाया जाएगा इसमें? पहला कैल्शियम भी पाया जाता है, ठीक है, प्रोटीन भी पाया जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लेकिन क्या नहीं पाया जाता? तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। वैसे दूध को पूर्ण आहार कहा जाता है, लेकिन विटामिन सी यदि पाया जाता तो थोड़ा सा विटामिन सी के कारण पूर्ण आहार की दर्जा से वंचित रह जाता है। दंत क्षय को रोकने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो दंत क्षय के लिए कौन सा? फ्लोरीन की मात्रा आवश्यक है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। रक्त के जमाव के लिए आवश्यक कौन है? तो रक्त के जमाव के लिए विटामिन के। रक्त का थक्का नहीं जमता किसके कारण? तो विटामिन के कारण नहीं जमता, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर के तंत्रिका तंतुओं में तंत्रिका आवेगों के संरक्षण के लिए आवश्यक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सोडियम। सोडियम को क्या कहा जाता है? मैसेंजर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? मैसेंजर के नाम से भी जाना जाता है। तंत्रिका, मानव शरीर के तंत्रिका तंतुओं को आवेगों को संचरण कौन करता है? तो क्या बताएंगे? सोडियम करता है। तो इसीलिए हमको नमक की बराबर मात्रा में लेने चाहिए, ज़्यादा भी मात्रा में नहीं लेना चाहिए, नहीं तो तब भी बीपी हाई हो जाएगा। मांसपेशियों में संकोचन के लिए खनिज तत्व की कौन सी खनिज तत्व की आवश्यकता होती है? तो या पहला ऑप्शन है कैल्शियम, दूसरा ऑप्शन है लोहा, तीसरा ऑप्शन है सोडियम, चौथा ऑप्शन जस्ता। कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर जरूर करते रहें। तो इसका उत्तर हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम क्यों आवश्यक? मांसपेशियों के संकोचन के लिए आवश्यक कौन है? तो बताएंगे कैल्शियम हो जाएगा। चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे भोजन में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है आपका वसा है। वसा कौन शाकाहारी भोजन का हिस्सा नहीं है? तो आप जानते हैं मछली, अंडे, मछली, दूध, सब्जियां। तो इसका उत्तर आप, तो इसमें 1, 2, 3 दोनों जो है शाकाहारी नहीं है। अंडे, मछली और दूध ये शाकाहारी नहीं होते हैं, जबकि सब्जी क्या है? शाकाहारी है। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम मीठा है? कृत्रिम मीठा कौन सा है? तो कृत्रिम मीठा जो मानव द्वारा निर्मित किया गया है, भगवान ने नहीं बनाया है, ईश्वर ने नहीं बनाया। तो आप बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा सुक्रोज जो है कृत्रिम मीठा है। और क्या है? मधुमेह वाले बीमार रोगी को कौन क्या दिया जाता है मीठा के रूप में? तो सैकरीन दिया जाता है। मधुमेह को यानी शुगर कहते हो जिसे, मधुमेह नामक बीमारी में कौन मीठा के रूप में क्या देते हैं? सैकरीन। एक छोटी सी गोली के रूप में होता है मधुमेह। चलते हैं। कृत्रिम नहीं है, इसमें कृत्रिम नहीं है पूछा गया, तो क्या बताएंगे आप? सुक्रोज कृत्रिम नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। फ्रक्टोज फल की शर्करा को, जबकि सुक्रोज चीनी की शर्करा को क्या बोलते हैं? सुक्रोज। इसका सूत्र क्या होता है? C12H22O11 होता है चीनी का सूत्र। चीनी को क्या बोलते हैं? सुक्रोज के नाम से भी जाना जाता है। फ्रक्टोज किसे बोलते हैं? तो फल की शर्करा को सुक्रोज बोलते हैं। चलते हैं। और ये सैकरीन, एस्पार्टम, नाक्टमे ये सब क्या है? तो ये मानव निर्मित है। कौन सा भोजन पाचक घटक नहीं है लेकिन फिर भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रेशा, यानी फाइबर हो जाएगा। इसका उत्तर फाइबर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति को उन खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए जो समृद्ध हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सोडियम, यानी जिसका बीपी हाई रहता है उसको नमक की मात्रा कम लेनी चाहिए। सोडियम, तो सोडियम नमक में मिलता है, इसलिए नमक को कम लेना चाहिए। तो सोडियम स्वतः कम मिलेगा हमको। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। पूर्ण प्रोटीन भोजन किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सोयाबीन में कितने % प्रोटीन पाया जाता है? तो आप बताएंगे 42% प्रोटीन पाया जाता है। तो इसीलिए हमको सोयाबीन की मात्रा बराबर लेते रहना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली में से निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी क्या है? हमारे स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए आवश्यक है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मेंटेन रखता है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी नामक। इन सबकी डिटेल चर्चा हम विटामिन नामक चैप्टर में करेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन फॉर्म में है, तो इसको आप देखते रहें और इसकी पूरी चर्चा हम विटामिन नामक चैप्टर में करेंगे। कौन सा ओमेगा 3 तेलों का एक समृद्ध स्रोत है? तेलों का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है? तो कॉड लिवर आया, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं। हाल ही में एक यौगिक सल्फोरापेन को कैंसर की सुरक्षा के प्रदान किया जा सकता है, तो कौन सा इसका उत्तर से खोजा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रोकली। ब्रोकली एक प्रकार की गोभी ही होती है। तो चलते हैं देखते हैं। कौन सा विटामिन में घुलनशील है जो प्रतिदिन लेना आवश्यक है? पानी में घुलनशील। तो याद कीजिए इसको, पानी में घुलनशील वाले कौन कौन से हैं? तो WBC याद कर लीजिए। तो W से क्या होता है? वाटर में कौन? BC। जबकि वसा में कौन हो जाएगा? कीड़ा। कहीं मांस
होता है तो वहाँ पर कीड़े पड़ जाते हैं। तो KEDA किस में घुलनशील होते हैं? तो KEDA वसा में घुलनशील या मांस में घुलनशील हो जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर भी तो है नहीं, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। आप इन सब की चर्चा हम विटामिन नामक चैप्टर में विस्तृत रूप से करेंगे, इसीलिए विटामिन चैप्टर जरूर देखें। जल्द ही अपलोड होगा चैनल पे, और चैनल पे और भी वीडियो पहले से अपलोड है तो उनको भी आप साथ साथ देखते रहें। मजबूत हड्डियों के निर्माण के लिए कैल्शियम के साथ कौन कार्य करता है? तो कैल्शियम के साथ कौन कार्य करता है? तो आप बताएंगे फास्फोरस हो जाएगा। सॉरी, विटामिन डी निर्माण के लिए कौन कार्य करता है? तो विटामिन डी जो है हड्डियों कैल्शियम बनाने में सहायक है। विटामिन डी हमको कहाँ प्राप्त होता है? सूर्य से प्राप्त होता है। विटामिन डी को क्या सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। जबकि विटामिन ई को किस नाम से जाना जाता है? ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है। सौंदर्य का विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन ई के कैप्सूल भी मार्केट में उपलब्ध होते हैं। किसे प्रोटीन का आसानी से पचने वाला स्रोत माना जाता है? कौन सा प्रोटीन जो आसानी से पचने वाला स्रोत है? तो आप आंसर कमेंट में करते रहें। चलते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा सोयाबीन। सोयाबीन में कितने परसेंट प्रोटीन पाया जाता है? 42%। छिलके वाली सब्जियों को धोने से विटामिन निकल जाता है, कौन सा? जितने छिलके वाले, तो इनको छिलने से कौन सा विटामिन? तो छिलने से, तो उत्तर हो जाएगा इसका विटामिन सी हो जाएगा। विटामिन B12 का घटक कौन सा है? तो विटामिन B12 का घटक कौन है? कोबाल्ट। यानी कोबाल्ट को किससे डिनोट करते हैं? तो कोबाल्ट को CO से। जबकि C और कैपिटल O होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, स्मॉल होगा तो कोबाल्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। लोहे की कमी से कौन सा बीमारी हो जाती है? तो लोहे की कमी से एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। दूध, पनीर व अंडे किसके स्रोत है? तो दूध, पनीर व अंडे किसके स्रोत है? तो दूध, पनीर व अंडे A और D के स्रोत हैं। दूध, पनीर, अंडे में क्या पाया जाता है? विटामिन A पाया जाता है तथा D में। और D का सबसे प्रमुख स्रोत या सब्जियों में साग में पूछा जाए तो हो जाएगा पालक हो जाएगा। पाइपराइन एक यौगिक जिससे पाया जाता है, क्या पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? पाइपराइन एक यौगिक है तो मिर्च में पाया जाता है। चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैगन आयरन का अच्छा स्रोत है, कद्दू विटामिन A का अच्छा स्रोत है। तो इसका कौन सा उत्तर? कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहे। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। उच्चतम कैलोरी मान किसमें होता है? सबसे अधिक किसमें अधिक कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वसा। क्या? वसा हो जाएगा। मधुमेह के रोगियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले इस स्वीटेक्स में 5 कैलोरी, 10 कैलोरी या 100 कैलोरी या 0 कैलोरी कितने कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 0 कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है, कोई ऊर्जा नहीं होती है स्वीटेक्स में। कौन सी खाद्य वस्तु लोहे में समृद्ध मात्रा में पाई जाती है? तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहें। तो इसका उत्तर हो जाएगा दलहन में सबसे अधिक पाया जाता है आयरन। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। किसे कभी कभी विटामिन H के नाम से जाना जाता है? तो विटामिन H, विटामिन पूरी चर्चा विटामिन वाले चैप्टर में करें, लेकिन आप यहाँ जाने कुछ होता है। विटामिन H किसे कहते हैं? बायोटीन को कहते हैं, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विटामिन H को बायोटीन कहते हैं। किसमें लॉरिक एसिड होता है जिसका उपयोग हम संक्रमण के इलाज में करते हैं? लॉरिक एसिड संक्रमण और साबुन के निर्माण में करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा नारियल का तेल हो जाएगा। दालें एक अच्छा किसका स्रोत है? दालें किसका अच्छा स्रोत है? तो बताएंगे दालें जो है प्रोटीन की अच्छी स्रोत है। तो पूरा फुल डिस्क्रिप्शन के साथ क्वेश्चन आंसर भी मैंने किया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद प्यारे साथियों, जय भारत। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, तभी आपको नए सेशन का नोटिफिकेशन मिलेगा। चलते हैं, आज के लिए इतना ही।